हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका विनय में स्वागत करता हूं। आज हम मुख्य परीक्षा में जो काकतीय वंश के बारे में पूछा गया है, जो कि आपका 2012 से लेकर 2018 के बीच में, ठीक है, 2012 से लेकर 2018 के बीच में जितना भी क्वेश्चन काकतीय वंश पूछा गया मुख्य परीक्षा में, उसके बारे में आज हम लोग विश्लेषण करेंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को लेते हुए भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन को विश्लेषण करने से पहले मैं आपसे कुछ सुनना चाहूंगा। जैसे कि बहुत लोगों को बोलते हैं कि प्रीलिम्स अलग है, मेंस अलग है, ठीक है। तो दोस्तों, ये अपनी जो मानसिकता है, ये अपनी जो मेंटली है, उसको बहुत चेंज करो, क्योंकि ना प्रीलिम्स ना मेंस, बोथ आर नॉट अ सेपरेट, बोथ आर सेम। तो दोनों एक प्रकार का समान है। इन दोनों के बीच में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। यहाँ पर कोई दोनों के मध्य किसी प्रकार की अंतर नहीं है, दोनों ही समान है। इसलिए आप जब भी तैयारी करते हैं तो मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि मेंस की यदि तैयारी करते हैं तो मेंस का तैयारी तो होगा ही होगा, तो मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स की भी तैयारी होगी, ठीक है। तो अपने माइंड में ये मानसिकता बहुत ही उसको हटा दीजिए कि मेंस की तैयारी अलग होती है, प्रीलिम्स की तैयारी अलग होती है। आप किसी भी कोचिंग संस्था में जाएंगे, ठीक है, तो प्रीलिम्स में जो भी पढ़े रहेंगे उसको उसी चीज को आप मेंस में उसको पढ़ाया जाएगा, ठीक। सही पढ़ चुके हैं तो उसी चीज को दोबारा रिवर्स किया जाता है, बस यही फर्क है, ठीक है। मतलब प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों को आप लोग समान रूप से पढ़ाई करें ताकि आपके लिए फायदा हो, ठीक है। तो आज से अपना दृष्टिकोण उसको चेंज कीजिएगा, ठीक है। अब पढ़ाई आपको मेंस के नजरिए से ही करना है, ठीक है। तो देखते हैं, हम लोग काकतीय वंश के बारे में पढ़े थे दोस्तों, ठीक है। काकतीय वंश के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो काकतीय वंश के बारे में हम लोग टोटल 5-6 वीडियो बना चुके हैं। यदि वो 5-6 वीडियो आप देखे नहीं होंगे, ठीक है, तो जो मुख्य परीक्षा जो पूछे गए विगत वर्षों में, उसका जब आप लोग विश्लेषण करेंगे तो आपको उसका आंसर अच्छा सा पता नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए अनुरोध है कि तो आप पहले 5-6 वीडियो जो बन चुका है काकतीय वंश के विषय में, उसको पहले आप देखें, उसके पश्चात इस वीडियो को देखें, और मुख्य परीक्षा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके विश्लेषण करने में आपको आसानी महसूस होगी, ठीक है। क्योंकि जो पिछले जो वीडियो हम लोग बहुत ही गहन अध्ययन किए हैं, जिससे कि आपको जो क्वेश्चन पूछे गए उसको जैसे मैं डील करूंगा यहाँ पर, आपको बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। तो काकतीय वंश के बारे में हम लोग देख रहे थे, पढ़े हैं हम लोग। तो काकतीय वंश से देखा जाए तो दोस्तों, तो 2012 से लेकर 2018 में टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? टोटल 4 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन है आपका 20 शब्द सीमा था, और 2 नंबर से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका, ये एक क्वेश्चन 60 शब्द सीमा है और 4 नंबर के पूछे गए हैं, ठीक है। जबकि आपका यदि देखा जाए, एक क्वेश्चन आपका 100 शब्द सीमा और 8 नंबर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे भी एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये 4 नंबर का हो गया, ये हमारा 4 नंबर का हो गया, और ये हमारा देखा जाए तो 8 नंबर हो गया। अर्थात इससे इस टॉपिक से काकतीय वंश से 8 4 12 4 16 टोटल 5, मतलब 2012 से लेकर 2018 का मध्य तक है, यहाँ तक टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है? तो आपका 8 4 12 4 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो देखेंगे कि हम लोग क्वेश्चन के प्रयुक्ति को देखेंगे, इसके साथ साथ उसको आंसर राइटिंग किस तरह से करेंगे, ठीक है। उसको आंसर किस तरह से लिखेंगे, क्या किस तरह से शुरुआत करेंगे, हमको किस तरह से लिखना है जिससे कि आंसर राइटिंग आपको अट्रैक्टिव लगे चेकर को, जिससे कि आपको नंबर उससे अच्छा खासा मिल सके, ठीक है। तो इन सभी के बारे में आज हम लोग जानेंगे, ताकि आपको भी इस विषय में ज्ञान प्राप्त हो जाए, ठीक है। पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, आखिर में क्वेश्चन क्या क्या था, ठीक है। आपकी जो शब्द सीमा 30 था, ठीक है, इससे आपको 2 नंबर का था। इसमें को पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये पूछा गया था आपका बस्तर के किसी विद्रोह के बारे में वर्णन कीजिए। बस्तर के किसी विद्रोह के बारे में वर्णन करें, ठीक है। ये आपको पूछा गया था 2015 में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, और 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रफुल्ल कुमारी देवी, ठीक है, प्रफुल्ल कुमारी देवी
के योगदान के बारे में लिखिए, के योगदान के बारे में लिखिए, या फिर उनका योगदान क्या था। ये आपको 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों कितने नंबर के हैं, तो ये 2 नंबर का था, ये भी 2 नंबर का है, ठीक है। शब्द सीमा कितना है, तो 30 शब्द सीमा है, 30 शब्द सीमा है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया था परलकोट विद्रोह पर टिप्पणी कीजिए। परलकोट विद्रोह पर टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी करें, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2016 में। इसकी जो शब्द सीमा थी हमारा 60 शब्द सीमा थी, नंबर आपका 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था हमारा बस्तर के भूमिकाल पर एक टिप्पणी कीजिए। बस्तर के भूमिकाल पर टिप्पणी करें। ये क्वेश्चन हमारा 2014 में पूछा गया था, 2014 में, ठीक है। कितने नंबर का, ये आपका 8 नंबर का पूछा गया था, और आपका 100 शब्द समय सीमा में आपको बताना था, ठीक है। तो जो बोर्ड पर जो मैंने लिखा हूँ क्वेश्चन, इस 2012 से लेकर 2018 के मध्य तक 4 क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक से पूछा गया था, जो कि आपका काकतीय वंश से संबंधित था, ठीक है। तो बोर्ड में लिखा हुआ आपको क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन को देखने पर आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, सबको हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिए। पहला देखिए, बस्तर के किसी विद्रोह के बारे में वर्णन कीजिए। तो हमने इतने सारे विद्रोह पढ़ा, जैसे परल का विद्रोह हो गया, हलवा विद्रोह हो गया, मेरी आपका तारापुर विद्रोह हो गया, भूमकाल विद्रोह हो गया, लिंगगिरी विद्रोह हो गया। इतना सारे विद्रोह में आप किसी भी विद्रोह के बारे में 30 शब्द आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था 2015 में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रफुल्ल कुमार देवी के बारे में, उनका योगदान क्या था, उनके बारे में पूछा गया था। तो प्रफुल्ल कुमार देवी के बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। काकतीय वंश की क्या है, एक महारानी थी, जो कि हम जानते हैं छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासक थी। देखेंगे इसके बारे में कैसे लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। परल को विद्रोह के बारे में टिप्पणी कीजिए, ये आपके 2016 में पूछा गया है। अब बस्तर भूमकाल के विषय में टिप्पणी लिखिए, 2014 में पूछा गया, ठीक है। तो फ्रेंड देखते हैं चालू कैसे करेंगे इसका। देखिए, पहला, बस्तर के किसी विद्रोह में वर्णन करें, 2015 में पूछा गया है, ठीक है। शब्द सीमा कितना है, 30 शब्द सीमा। अब दोस्तों बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि शब्द सीमा 30 का है, तो हम लोग कितना लाइन लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि एक जो लाइन होता है, ठीक है, उसमें आपका 10 शब्द शामिल होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि बस्तर के किसी विद्रोह के बारे में वर्णन करोगे तो आप कितना करोगे, 3 लाइन लिखोगे तो कितना वर्ड हो जाएगा आपका, 30 वर्ड आसानी से हो जाएगा। यदि आप इतना लिखते हो, आप परफेक्ट आंसर लिखते हो, तब भी कंडीशन में आपको आसानी से 2 नंबर मिल जाएगा, ओके। तो देखते हैं कि बस्तर के किसी विद्रोह के बारे में वर्णन आप लोग आसानी से कर सकते हैं, मेरा मानना है, ठीक है। किसी विद्रोह को आप लोग ले सकते हैं, जो मैंने पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। देखिए, प्रफुल्ल कुमार देवी के योगदान के बारे में लिखिए। यहाँ पर ये भी 2 नंबर का है ना। किसी क्वेश्चन को हम लोग एक प्रकार देख लेते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। जैसे किसी को हम लेके चलते हैं कि प्रफुल्ल कुमार देवी के बारे में लेके चलते हैं कि उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि प्रफुल्ल कुमारी देवी थी, ठीक है। प्रफुल्ल कुमारी देवी काकतीय वंश की महारानी के साथ साथ, ठीक है, महारानी के साथ साथ छत्तीसगढ़ की प्रथम क्या थी, महिला शासक थी, महिला शासक थी, ठीक है। चूंकि रुद्र प्रताप देव जी का, ठीक है, का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए शासन व्यवस्था किसने संभाला, तो शासन व्यवस्था इनके हाथ आ गई, इनके हाथ आ गई, ठीक है। देखिए, किसी भी व्यक्तित्व के बारे में लिखने से पहले सबसे पहले ये थोड़ा आप ये लिख दीजिए उसके सबसे स्टार्टिंग में कि वह किस वंश से संबंधित है, उसका थोड़ा सा परिचय उसको देना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। जैसे कि रुद्र प्रताप देव के बारे में हमको लिखना होगा, यदि क्वेश्चन में आ जाता है
तो आप क्या करेंगे, तो ये लिखेंगे कि सबसे पहले कि रुद्र प्रताप देव थे क्या थे, एक काकतीय वंश के एक राजा थे जो किसके पुत्र थे, उसको आप लोग ऐसे डील करोगे पहला लाइन, ठीक है, ताकि उसका संक्षिप्त रूप से उसका परिचय यहाँ पर देखने को मिल सके। तो ये हमारे क्या था, प्रफुल्ल कुमार देवी का संक्षिप्त था यहाँ पर परिचय था। अब देखिए प्रफुल्ल कुमारी देवी के बारे में हम ये जानते हैं कि प्रफुल्ल कुमारी देवी के शासन काल में किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ था, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इनके शासन काल में शांति व्यवस्था बहाल थी, जिसके कारण यहाँ किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ। तो ये उनकी एक प्रकार की योगदान था, उनकी एक उपलब्धि थी, ठीक है। तो इस जो बातें मैंने बोला यहाँ पे आप लिखोगे कि इनके काल में किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ था, इनके काल में किसी भी प्रकार का, ठीक है, किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ था। अतः हम बोल सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि इनके काल में शासन व्यवस्था उत्तम थी, ठीक है। मतलब जो अंग्रेजों का जो प्रकोप था, जो दिक्कू लोगों का जो प्रकोप था, उनको उन्होंने मेंटेन किया, इसी के परिणाम से तो यहाँ किसी प्रकार विद्रोह नहीं हो पाया, ठीक है। तो इस सब बातों का आपको लिखना पड़ेगा। देखिए कितना वर्ड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। 30 वर्ड से थोड़ा मोड़ा ज्यादा हुआ 10 पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये सब आंसर राइटिंग करना है, जिससे कि आपका जो आंसर है वो पूछे गए क्वेश्चन के अनुरूप हो और आपको अच्छा नंबर मिल सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको आंसर राइटिंग करना है। तो इस विधि से आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन आपसे ये बन जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहला क्वेश्चन जो है बस्तर की विद्रोह के बारे में वर्णन कीजिए आपसे बन जाएगा। प्रफुल्ल कुमार देवी के बारे में जो योगदान क्या हुए आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है फ्रेंड, जो कि आपको 2016 में पूछा गया था, इसमें बोला है कि परल कुल विद्रोह के बारे में टिप्पणी कीजिए, 60 शब्दों के बारे में वर्णन करना है, ठीक है। यहाँ पर कैसे वर्णन करेंगे, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर परल कुल विद्रोह, परल कुल विद्रोह, ठीक है। परल कुल विद्रोह क्या है, बस्तर क्षेत्र में हुआ एक महत्वपूर्ण विद्रोह था, ठीक है। परलकोट की बात करें, ठीक है, परलकोट की बात करें तो परलकोट कहाँ स्थित है, परलकोट वर्तमान कांकेर जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है, वर्तमान कांकेर जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो कि पिछले वीडियो में बता रहे किस नदी के किनारे है, संगम पर है, तो गुदरा, निब्रा और आपका कोटरी, ठीक है, गम पर स्थित है। इसी जगह, ठीक है, इसी जगह कब विद्रोह हुआ था, तो 1825 में बस्तर के आदिवासियों द्वारा, ठीक है, बस्तर के आदिवासियों द्वारा विद्रोह प्रारंभ किया गया था, विद्रोह प्रारंभ किया गया था, ओके, प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, विद्रोह का प्रमुख जो कारण था, ठीक है, विद्रोह का प्रमुख कारण मराठों व अंग्रेजों का हस्तक्षेप था, ठीक है। और इस विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था, परलकोट, कोट में क्या है, गेंद है, तो इस विद्रोह का नेतृत्व करता गेंद सिंह था, इस विद्रोह का
नेतृत्व करता ज्ञान सिंह था। कौन था? ज्ञान सिंह था। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर कि परलकोट विद्रोह में कैप्टन पेवे, ठीक है, कैप्टन पेवे द्वारा भेजे गए सेना के परिणाम स्वरूप, ठीक है, भेजे गए सेना के परिणाम स्वरूप विद्रोहों को, ठीक है, जो विद्रोही थे, शांत किया गया वह यह विद्रोह समाप्त हुआ, यह विद्रोह समाप्त हुआ। ठीक है, ये हो गया हमारा 7 शब्दों में। ठीक है, तो यदि ऐसा से आप लिखोगे तो आसानी से आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ नहीं बोला, बस ये बोला कि इस हमने परलकोट के बारे में बताया कि यह एक महत्वपूर्ण विद्रोह था, और परलकोट की वर्तमान स्थिति बताया, जहां पर वहां पर विद्रोह हुआ तो इसको बताना जरूरी है, क्योंकि जो वर्तमान स्थिति पहले इसको हम लोग उसको बताएंगे। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे परलकोट आखिर में कहाँ है वर्तमान में, और उसी जगह को हम इंडिकेट करते हुए तत्कालीन समय उसको हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर बताया कि कांकेर जिले के अंतर्गत आता है, जो कि गुजरा निर्भरा कोत्री नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, इसी जगह मतलब ये परलकोट जगह ही यहाँ पर 1825 में बस्तर के आदिवासियों द्वारा विद्रोह प्रारंभ किया गया था। विद्रोह का कारण क्या था? तो विद्रोह का प्रमुख कारण था मराठों और अंग्रेजों का हस्तक्षेप था, जो बस्तर के आदिवासियों को वहां से हटाना चाहते, दूर भगाना चाहते थे। ठीक है, इस विद्रोह का नेतृत्व करता हमारा ज्ञान सिंह था। परलकोट में कैप्टन पेवे द्वारा ही भेजे गए सेना के परिणाम स्वरूप, है ना। और एक शब्द और जो शब्दों की विद्रोहों के बीच क्या हुआ, बहुत ही मात्रा में युद्ध हुआ। अब विद्रोहों का सबसे बड़ा मेन कारण क्या था? तो आपका छापामार युद्ध था, जो कि आपके मैंने पिछले वीडियो डिस्कस कर चुके हैं कि छापामार युद्ध के तरीके से दोनों एक दूसरे से युद्ध करते थे। और उसके साथ साथ एक और विशेषता थी विद्रोहियों की, तो क्या करते थे वो महिलाओं को अपने सामने में रखते हुए वो तीर भालों से जो मराठों और अंग्रेजों की सेना वहां परास्त किया करते थे। तो ये भी प्रकार की इस विद्रोह का एक विशेषता थी। ठीक है, तो ये सब कारण यहाँ पर जोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर ही आपको 60 से ज्यादा हो जाएगा। यदि 60 से ज्यादा क्वेश्चन पूछता तो आप आसानी से यहाँ पर जोड़ सकते हो। ठीक है, फिलहाल यदि आप लोग जो मैंने बोला अभी उसको यहाँ पर जोड़ सकते हो और इस बातों को यहाँ पर कम कर सकते हो यदि करना चाहो तो। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये परफेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसका क्या होगी, परलकोट में कैप्टन पेवे के द्वारा वहां पर सेना भेजा जाता है। उसके सेना भेजने के पश्चात ही वहां पर विद्रोहियों को शांत किया जाता है। जो इस विद्रोह का नेता था उसको पकड़ लिया जाता है और उसी के महल के सामने 1825 में ही, है ना, उनको फांसी की सजा वहां पर दिया जाता है। फांसी की सजा जैसे देते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार बस्तर का जो प्रथम जो शहीद है वो हमारा ज्ञान सिंह को माना जाता है। ठीक है, और ऐसा ये भी माना जाता है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद की तो उसको मानना चाहिए, क्योंकि जो प्रथम शहीद जो थे, है ना, वो आपके 1825 में उनकी मृत्यु उनको शहीद मिला था। परंतु जो वर्तमान दृष्टिकोण से देखा तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद आपको वीर नारायण सिंह को माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंट्रोवर्सी भी यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। ठीक है, ये दिखाना चाहें तो, परंतु आपको बहुत लॉन्ग आंसर नहीं लिखना है, आपको 60 शब्दों में उसको समाप्त करना है। ठीक है, तो 60 शब्दों में बोला गया है तो आपको ज्यादा लिखना है इसके रेंज से, नहीं इस रेंज से आपको कम लिखना पड़ेगा। तो इतना ही आपको लिखना पड़ेगा जिससे कि आपका आंसर ठीक रहे। इसे यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पहले अनुमानित रूप मैंने बताया ना आपको कि एक लाइन में आपका 10 शब्द होता है, तो देखा है तो कितने शब्द होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आपको 60 शब्द आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको शब्द सीमा के अनुसार ही आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए विशेष रूप से। और ये सब आपका जो आपको मतलब काउंट कैसे करने पड़ेगा, तो काउंट तब नहीं करना पड़ेगा जब आप किसी भी राइटिंग को लिखते हो, किसी भी आंसर का राइटिंग करते करते यदि आपको यदि अभ्यास हो जाता है, आपको पता चल लगा कि शब्द सीमा यही है। ठीक है, तो आप आंसर को देखते हुए बता सकते हो कि इसकी शब्द सीमा कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आपको आंसर राइटिंग करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए अब मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको,
तो उसके संबंध में जो क्वेश्चन आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, या फिर आप किसी मॉडल क्वेश्चन को पेपर को ले लीजिएगा, उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा मुख्य परीक्षा से संबंधित बातों को, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे बातों को आप समझोगे आगे चलकर, ठीक है, तो आपको मेंस मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग में आपको बहुत ही मददगार साबित होगी, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग घर बैठे, ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग आंसर राइटिंग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपकी राइटिंग स्किल भी सुधरे और राइटिंग स्पीड बढ़े और सभी प्रश्नों का हल करने की आप में एक क्षमता भी विकसित हो सके, ठीक है। तो ये और फ्रेंड्स परल को विद्रोह था, ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन था हमारा 100 शब्द सीमा जो पूछा गया था, 100 शब्द सीमा में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को, ठीक है। 10 लाइन, ठीक है, जो पूछा गया था, जो किया था हमारा भूमकाल विद्रोह था। भूमकाल विद्रोह के बारे में नहीं बोला है, तो यदि आप मैं बोलूं आप लोगों को 500 वर्ड में लिखिए, तो आप लोग 500 वर्ड में भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बहुत ही सभी विद्रोह के बारे में बहुत ही गहन अध्ययन किए थे, ठीक है। तो आप आसानी से किसी प्रकार विद्रोह यदि क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मेरा मानना है कि आप उसका उत्तर बहुत ही परफेक्ट रूप से दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन की भूमकाल विद्रोह के बारे में लिखिए, ठीक है, भूमकाल विद्रोह के बारे में वर्णन कीजिए, भूमकाल विद्रोह के बारे में लिखिए, सॉरी, भूमकाल विद्रोह के बारे में लिखना है, ठीक है। इसकी शुरुआत आप कैसे करेंगे, देखिए इसकी शुरुआत आपको ऐसा करना पड़ेगा कि सबसे पहले लिखिए, स्टार्टिंग कैसे करेंगे आप लोग, भूमकाल विद्रोह पहले ऐसे टॉपिक लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे, फिर लिखेंगे सामान्य भाषा में, ठीक है, सामान्य भाषा में भूमकाल का अर्थ सामान्य है ना, भूमकाल का अर्थ भूमि का कंपन होता है, भूमि का कंपन होता है, ठीक है जी। इसके बाद लिखना है कि भूमकाल विद्रोह था, भूमकाल विद्रोह बस्तर में हुए प्रमुख विद्रोहों में से, ठीक है, बस्तर में हुए अन्य विद्रोह से काफी व्यापक था, काफी व्यापक व क्रांतिकारी विद्रोह था, क्रांतिकारी विद्रोह था, ओके, ठीक है। अब मैंने कारण को बता चुका हूँ, कारण कौन कौन से थे। पहला राज परिवार का षड्यंत्र था, ठीक है। दूसरा आपका दीवान का जो क्रियाकलाप था, जो दमनकारी नीतियां थी, उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर हुआ था, है ना। आपका अंग्रेजों का फूट डालो राजपुरो नीति था, ठीक है। बाहरी जो लोग थे आते थे, अंग्रेज अधिकारी कर्मचारी लोग, वो बस्तरी जनजातियों को दासता के रूप में मानते थे, और उनके जो भी वनोत्पत्ति थी, जो भी फल फूल था, जो भी मुर्गियाँ थी, जो भी उनसे उत्पन्न अंडे थे, सबको मुफ्त में मंगवाते थे और उसको खाते थे और उनको पैसा भी नहीं देते थे। इस प्रकार से दमन की नीतियाँ थी, ठीक है। इसके साथ साथ बस्तर के आदिवासियों के प्रति जो उनका मानना था कि हमारा राजा सिर्फ रुद्र प्रताप देव ही है, ठीक है, हमारा राजा रुद्र प्रताप देव ही है, हम लोग तो इसलिए बस्तर सिर्फ बस्तर वासियों के लिए है, न कि किसी गैरों के लिए, ये भी बोला गया था, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, बीच में सामान्य भाषा भूमकाल का अर्थ भूमि का कंपन होता है। भूमकाल विद्रोह बस्तर में अन्य विद्रोह से काफी व्यापक हुआ, क्रांतिकारी विद्रोह था। और इस विद्रोह का जो है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह विद्रोह काकतीय वंश के राजा रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में, है ना, रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में संपन्न हुआ था, ठीक है, शासनकाल में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, काल में हुआ था, जिसके निम्न कारण थे, ठीक है, यहाँ पर लिखिए निम्न कारण थे, ठीक है। और जो मैंने कारण जो बताया 5, 6, 7, ठीक है, उस सब कारण को आप यहाँ पर डील करेंगे, ठीक है। इन सब कारण को जो बोला अभी मैंने, उसको आपको डील करना पड़ेगा, ओके। अब देखिए, यदि आप लोग इसको आप लोग हेडिंग में डाल सकते हैं, और हेडिंग के साथ साथ उसको और अलग से डील भी कर सकते हैं यदि करना चाहे तो, परंतु हमको ऐसा नहीं करेंगे। यदि इसको हम अलग से डील करेंगे
तो जो शब्द सीमा है, शब्द सीमा 100 है, 100 से बहुत ही अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर हेडिंग भी लिख सकते हैं कि किस किस तरह से ऐसा ऐसा कार्य हुआ। ठीक है, उसके बाद सर यहाँ पर लिखेंगे कि किस तरह से लाल कालिंद्र सिंह, उनके चाचा, और जो हमारे जुगरन जो कुंवर थी, उनकी जो राजमाता थी, है ना, उन्होंने इस विद्रोह का नेता किससे नियुक्त किया, तो गुंडाधुर को नियुक्त किया। उसके बाद किस तरह से उन्होंने लाल मिर्च हो गया, धनुष भाले हो गया, किस किस तरह से वो लोग सरस्या को घर पहुंचाते थे और उनको विद्रोह में शामिल करने के लिए न्योता देते थे। ठीक है, इस सब बातों के आप ले सकते हैं कि फिर दोनों के मध्य युद्ध हुआ। ठीक है, उस युद्ध के पश्चात क्या हुआ कि गेर नामक एक प्रशासक थे जो कि रुद्र प्रताप ने बुलाया था, उनके शासन प्रशासन से अब सेना को बुलाया गया था। ठीक है, और वहां पर क्या किया गया, दमन की नीतियां अपनाया गया, उनका शोषण जो उनका विद्रोह शांत किया गया। ठीक है, और जो सेना जो बुलाई गई थी वो आपका पंजाब और नागपुर की सेना से शामिल थे, वहां से वो लोग आए थे, यहाँ पर दमनकारी नीतियां अपनाए और उनको विद्रोह शांत किया गया। ये लिख सकते हैं कि किस तरह से यदि यहाँ पर कांकेर राजा फिर बस्तर की रियासत के राजा यहाँ से दोनों को यदि शांति थे, बहरहाल के विद्रोह एक बहुत सफल विद्रोह हो जाता और क्या होता, और बस्तर क्षेत्र से अंग्रेजों का यहाँ से गमन कब का हो जाता। ठीक है, तो इन सब वाक्यों से आप इस विषय में लिखेंगे और बहुत ही अट्रैक्टिव टाइप का आंसर को डालेंगे जिससे कि आपको पूर्ण उससे नंबर मिल सके। ठीक है, तो जो बातें यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ स्टार्टिंग बातों में, ठीक है, तो ये सब बातें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये कितना वर्ड्स हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, इतना 10 है तो 20 हो जाएगा, 30 40, इतना में 40 हो गया। ठीक है, आपको 60 शब्द और लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा जिससे कि आपको तो ये सब 60 शब्द आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको हेडिंग बताया, ठीक है, जो कारण बताया उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो 60 अवश्य हो जाएंगे। यहाँ पर अंत में लिख सकते हैं कि अंत में बस्तर के विद्रोहियों का हार हुआ और इस तरह से विद्रोह समाप्त हो गया, ये सब लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने टोटल जो विगत वर्षों जो कि आपका 2012 से लेकर 2018 तक बीच में जो भी क्वेश्चन आए हैं उसके सामने आज डिस्कस किए हैं, और आई होप, मेरा मानना है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से CGPSC पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में और किस तरह से आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये सब सभी आपके माइंड में समझ में आ गया होगा और मुख्य परीक्षा संबंध में किसी प्रकार का डाउट अभी तक नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो मेरी सलाह आपके लिए यह है कि आप मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग अवश्य करें। ठीक है, जितने भी घटनाएं जो हो रही है, ठीक है, अभी आप जिस टॉपिक को पढ़ाई कर रहे हो, यदि आपको लगता है कि इससे क्वेश्चन बन सकता है तो उस टॉपिक को आप लिखिएगा, है ना, उससे संबंध में आप क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कॉपी पेन लेकर। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप लोग देख ही लिए होंगे किस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ पर CGPSC में पूछा जाता है, किसी प्रकार का घुमावदार क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ना कि यूपीएससी नहीं है, यूपीएससी में बहुत ही घुमा फिरा कर पूछा जाता है। ठीक है, उसमें आपका एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे आपका को मिला दिया जाता है, मतलब ठीक है, मतलब आपको पॉलिटिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है तो पॉलिटिक्स के क्वेश्चन में ही आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया जाएगा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ आपको आपके इकोनॉमिक को भी जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, मतलब एक ही सब्जेक्ट में 3-4 टॉपिक को यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, किसमें, यूपीएससी में। ठीक है, लेकिन CGPSC जो फिर स्टेट पीएससी में क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो कि आपके लिए ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा नहीं करती है। ठीक है, तो आप लोग आइए बहुत ही अच्छे से तैयारी कीजिएगा और किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा और ये जरूर बताइए कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।